हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री रूट्स। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉटन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिकली कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट पे फोकस रहेंगे। ये आगे आने वाले कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम के लिए, एएसआरबी नेट के एग्ज़ाम के लिए, एएफओ के एग्ज़ाम के लिए और बाकी जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, which pest of cotton is responsible for drooping of flared squares and holes on the damaged balls of cotton? Option number A है pink bollworm, option number B is spotted bollworm, option number C is American bollworm and option number D is cotton stem weevil. जब भी हम drooping of flared squares के बारे में बात करते हैं and holes on the damaged balls of cotton के बारे में बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पॉटेड bollworm. अगर हम पिंक बॉलवॉर्म के बारे में बात करते हैं तो जो उसके मेजर सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं डबल सीड फॉर्मेशन एंड रोजेट ब्लूम। अगर हम अमेरिकन बॉल वॉर्म के बारे में बात करते हैं तो जो अमेरिकन बॉल वॉर्म होते हैं उसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो कॉटन के बॉल्स में सर्कुलर बोर होल्स जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। अगर हम कॉटन स्टेम वीवल के बारे में बात करते हैं तो इसका सिम्टम होता है गॉल लाइक स्वेलिंग ऑन द स्टेम ऑफ कॉटन। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ड्रूपिंग ऑफ फ्लेयर स्क्वेयर्स के बारे में एंड होल्स एंड डैमेज बॉल्स के बारे में पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्पॉटेड बॉल वॉर्म। हमें पता है कि जो ये बॉल वॉर्म्स होती है उसकी जो मेजर डैमेजिंग स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, वो लार्वल स्टेज होती है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। जो पिंक बॉलवर्म होता है इसका लार्वल स्टेज जब भी अटैक करता है तो जो लावा होता है वो पूरा का पूरा बॉल के अंदर एंटर कर देता है और जो ओपनिंग्स होती है उसको अपने एक्सट्रीटा से कवर कर देता है। जबकि अमेरिकन बॉल वॉर्म जब भी उसका लावा अटैक करेगा उसका जो हेड रीजन होगा वो बॉल के अंदर होगा और जो बाकी की बॉडी होगी वो आउटसाइड दी बॉल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजर पेस्ट के सिम्टम्स को जो है उनको भी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन द ऑयल कंटेंट एंड द सीड वाइबिलिटी इज अ सिम्टम ऑफ विच पेस्ट ऑफ कॉटन? Option number A pink bollworm, option number B spotted bollworm, option number C red cotton bug and option number D cotton stem weevil. हमने पिंक बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म और कॉटन स्टेम वीवल के सिम्टम्स को फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रेड कॉटन बग। अब जो ये रेड कॉटन बग होती है इसका निम्फल एंड अडल्ट स्टेज हमारे पास है वो दोनों के दोनों ही डैमेजिंग होते हैं। अब ये निम्फ और अडल्ट स्टेज जो है क्या करते हैं, क्योंकि हेमिप्टेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके पियर्सिंग एंड सकिंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। कैसे माउथ पार्ट्स होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो निम्फ एंड अडल्ट होता है वो जेली सीड से, बॉल से, जितना भी सैप होता है उसको सक करता है। अब सैप को सक करते करते जो सीड्स होते हैं उनसे लीकेज ऑफ जूसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो लिंट होता है फिर जो कॉटन होता है उसमें स्टेनिंग होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका भी अटैक जो कॉटन के बॉल्स में हमारे पास होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से अगेन स्टेनिंग ऑफ द कॉटन लिंट होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। तो reduction in oil content and seed viability is a symptom of which pest of cotton? It is a symptom of red cotton bug. Next is question number 3. What is the weight of one bale of cotton? Option number A 170 kilogram, option number B 180 kilogram, option number C 190 kilogram, option number D 160 kilogram. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वन बेल ऑफ कॉटन होता है, वन बेल ऑफ जूट होता है एंड वन बेल ऑफ मेस्टा होता है। कॉटन का वन बेल होता है 170 किलोग्राम का, जूट होता है 180 किलोग्राम का एंड मेस्टा होता है 190 किलोग्राम का। तो क्वेश्चन में हमसे वन बेल ऑफ कॉटन पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 170 किलोग्राम। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Question number 4, that which among the following is a trap crop for the pest of cotton? Option number A okra, option number B cabbage, option number C marigold, option number D cowpea. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओकरा। जो कॉटन में स्टेम वीवल्स होते हैं उसके लिए ट्रैप क्रॉप जो है वो ओकरा को यूज़ किया जाता है। अगर हम कैबेज के बारे में बात करते हैं, कैबेज ट्रैप क्रॉप होता है अगेंस्ट अटैक ऑफ डीबीएम, दैट इज डायमंड बैक मॉथ जो इन मस्टर्ड। अगर हम मेरीगोल्ड के बारे में बात करते हैं, मेरीगोल्ड इज अ trap crop for the control of Helicoverpa. And Helicoverpa in what crop? Helicoverpa in tomato. अगर हम काउपी के बारे में बात करते हैं तो काउपी को भी हम ट्रैप क्रॉप की तरह यूज़ करते हैं अगेंस्ट रेड हेयरी कैटरपिलर इन ऑयल सीड क्रॉप्स, जैसे ग्राउंडनट होगी, सेम वगैरह होगी, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैप क्रॉप फॉर द पेस्ट ऑफ कॉटन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओकरा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीफ हॉपर विच इज कॉमन टू बोथ कॉटन एंड ओकरा इज ऑप्शन नंबर ए नीला पर्वत लुगन्स, ऑप्शन नंबर बी ओरोसिस एल्विसिंटस, ऑप्शन नंबर सी नेफेटिटिक्स वायरसेंस एंड ऑप्शन नंबर डी एमरेस्का बिक्यूटुला। अगर हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो जो नीला पर्वत लुगन्स होता है हमारे पास, ये वो किसका है हमारे पास इंपॉर्टेंट पेस्ट, वो इंपॉर्टेंट पेस्ट हमारे पास होता है राइस का, इसको हम ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम नेफेटिटिक्स वायरसेंस के बारे में हम बात करते हैं, वो ग्रीन लीफ हॉपर होता है, ये भी राइस का मेजर पेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम ओरोसिस एल्विसिंटस के बारे में बात करते हैं, ये ब्रिंजल में एक इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है जो वेक्टर ऑफ वेरियस डिजीजेस जो है उसकी तरह एक्ट करता है। ठीक है, अगर हम नीला पर्वत लुगन्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये वेक्टर हमारे पास होता है किसमें, राइस में। राइस का हमारे पास है ड्वार्फ स्टंट हमारे पास होता है या फिर राइस रैक स्टंट होता है, उसका वेक्टर नीला पर्वत लुगन्स होता है। अगर हम नेफेटिटिक्स वायरसेंस की बात करते हैं, राइस का ग्रासी स्टंट हमारे पास होता है। ठीक है, उसका जो हमारे पास कौन होता है वेक्टर, उसका होता है नेफेटिटिक्स वायरसेंस हमारे पास है, उसका वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसमें से हमसे क्योंकि पूछा गया है कॉटन एंड ओकरा के बारे में, तो लीफ हॉपर विच इज कॉमन टू बोथ कॉटन एंड ओकरा इज एमरेस्का बिक्यूटुला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 6, बैक्टीरियम that stains the cotton fiber is option number A Metarhizium anisomple, option number B Viviana bassiana, option number C Bacillus species and option number D Nematospora gossypi। अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड से दो ऑप्शंस को तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। जैसे मेटरहाइजियम एनिसोम्पले होता है, ये ग्रीन कलर का एक फंगस होता है। ठीक है, अगर हम विवेरिया बसियाना के बारे में बात करते हैं, व्हाइट कलर का एक फंगस होता है। ठीक है, तो हमारे पास बैक्टीरिया कौन से बचे, बैसिलस स्पीशीज जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, नेमाटोस्पोरा गॉसिपी हमारे पास होता है, वो भी एक बैक्टीरिया होता है। जब भी हम कॉटन फाइबर की स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ नेमाटोस्पोरा गॉसिपी। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कॉटन फाइबर की स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं, अगर हमसे उसके बारे में पेस्ट पूछा गया तो आपको रेड कॉटन बग दैट इज डिस्टर्कस सिंगुलेटस को मेंशन करना है, और अगर आपसे बैक्टीरिया पूछा गया है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया होगा नेमाटोस्पोरा। ठीक है, फिर हमारे पास हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डोज ऑफ ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इन कॉटन फॉर द कंट्रोल ऑफ अमेरिकन बॉलवर्म। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज 1,50,000 पैरासिटाइज्ड एग्स पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इज 50,000 to 1 lakh per hectare, ऑप्शन नंबर सी 60,000 per hectare एंड ऑप्शन नंबर डी इज 50,000 per hectare। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1,50,000 पैरासिटाइज्ड एग्स पर हेक्टेयर। जो ये ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होता है, ये क्या होता है, इट इज एन एग पैरासिटॉइड। ये क्या होता है, ये एग पैरासिटॉइड होता है। अब एग पैरासिटॉइड क्या होता है, जो पैरासिटॉइड्स होते हैं जो एग स्टेज को अटैक करते हैं, एग स्टेज पे फीड करते हैं ऑफ द होस्ट प्लांट, उसको हम एग पैरासिटॉइड कहते हैं। वैसे ही अगर वो लार्वल स्टेज को करेंगे तो लार्वल पैरासिटॉइड होंगे, प्यूपल स्टेज को करेंगे प्यूपल पैरासिटॉइड होंगे, और अडल्ट स्टेज में करेंगे तो उसको हम अडल्ट पैरासिटॉइड कहेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे एग पैरासिटॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्राइकोग्रामा होता है और उसकी कौन सी स्पीशीज़ के बारे में हम करंटली बात कर रहे हैं, हम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होता है उसको हम दो क्रॉप्स में यूज़ करते हैं एज अ बाय कंट्रोल एजेंट। जैसे हम शुगर केन में भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट द चिलो स्पीशीज़। ठीक है, उसके अलावा हम इसे कॉटन में भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट दी बॉलवर्म्स, चाहे वो अमेरिकन बॉलवर्म हो गया, पिंक बॉलवर्म हो गया या फिर कोई भी दूसरा बॉलवर्म हो गया। जब भी हम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस स्पीशीज़ को शुगर केन में यूज़ करेंगे तो उसका डोज रहेगा अबाउट 50,000 पर हेक्टेयर। कितना रहेगा, 50,000 पर हेक्टेयर। जब हम कॉटन में इसको यूज़ करेंगे इसका डोज होगा अबाउट 1,50,000 पर हेक्टेयर। ये जो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस था, हमारे पास एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। जब हम इस ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के बारे में बात करते हैं, इसको हम राइस में यूज़ करते हैं अगेंस्ट द अटैक ऑफ येलो स्टेम बोरर दैट इज ट्रोपोफेगा इंसर्ट्यूलस, और इसमें इसका डोज कितना रहता है, 50,000 to 1 lakh पर हेक्टेयर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्राइकोग्रामा की दो स्पीशीज़ को हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं एज बायो एजेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हो गया, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम हो गया। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हम शुगर केन में यूज़ करते हैं एंड कॉटन में यूज़ करते हैं। शुगर केन में हम चिलो स्पीशीज़ के अगेंस्ट एज अ डोजेज ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर, बॉलवर्म के अगेंस्ट कॉटन में एज अ डोजेज ऑफ 1,50,000 पर हेक्टेयर, एंड ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम को हम राइस में यूज़ करते हैं अगेंस्ट ट्रोपोफेगा इंसर्ट्यूलस दैट इज येलो स्टेम बोरर एट अ डोज ऑफ 50,000 to 1 lakh पर हेक्टेयर। यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हमने राउंड अबाउट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके साथ जो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया है, जो आगे स्पेशली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।